स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 16 का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में और ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या इम्पैक्ट हुई है इंडियन इकोनॉमी पे वो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक इकोनॉमी जो है, एक कंट्री की इकोनॉमी, उसे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या इम्प्रूवमेंट आई, तो हमारे यहाँ पर जो सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी, गुड्स और लेबर, ये सारी चीज़ों को हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट में ये हुआ कि जो ऑब्स्टेकल्स थे ट्रेड के बिटवीन टू नेशंस, जो ट्रेड में ऑब्स्टेकल्स आते थे वो रिमूव हो सकते हैं। उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी में ऑब्स्टेकल्स आते थे, वे ऑफ टेक्नोलॉजी जो एक्सचेंज कर सकते हैं, उसमें जो ऑब्स्टेकल्स आते थे उसे चेंज किया जाता है। और साथ ही साथ फ्री लेबर जो है, फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर, वो भी अवेलेबल हो गया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो ये हुई इम्प्रूवमेंट। अब उसके एडवांटेज, तो ये पॉलिसी आने की वजह से क्या एडवांटेज मिले इंडियन इकोनॉमी को। तो पहला एडवांटेज ये हुआ कि भाई ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी कि ग्लोब के जितने भी नेशन है उसके साथ हमारी इकोनॉमी कनेक्ट हो गई, यानी कि हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकरेज होने लगा कि बाकी की कंट्रीज जो है वो इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करेगी और इंडियन इकोनॉमी जो है वो बाकी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकरेज हुआ। आगे बढ़ते हैं। गुड्स प्रोड्यूस जो है वो डेवलप कंट्रीज़ में जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सारे हमारी कंट्रीज़ में भी अवेलेबल हो सकते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। कुछ लोग, मैं ऐसे ऐसे करती हूँ ना तो हंसते हैं, तो ये एक मेथड है, वे ऑफ टीचिंग के। जैसे जैसे मेरे हैंड्स यहाँ से यहाँ मूवमेंट करते हैं ना, तो आपका जो इंटरेक्शन है मेरे साथ वो बना रहता है। तो ये रीज़न है कि मैं इस तरह से क्यों पढ़ाती हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे कि इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाकी की कंट्रीज़ के साथ कंपटीशन में इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री जो है वो खड़ी हो सकती है। तो ये एक मेन बेनिफिट है हमारे ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी का। अब देखते हैं, जैसे कि हमने देखा था बाकी की जो पॉलिसीज़ है उसके एडवांटेज के सामने डिसएडवांटेज भी थे, तो सेम वे ग्लोबलाइजेशन में भी ऐसा है कि एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है भाई, हमने सोचा था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, साथ ही साथ प्रोडक्शन यूनिट्स भी इंक्रीज हो गए। अब प्रोडक्शन जो यूनिट्स है वो इंक्रीज होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, जितना हमें चाहिए था उतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ। एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से जो पॉवर्टी है वो प्रॉब्लम वैसे के वैसे रह गए। यानी कि जो प्रॉब्लम थे, मेन दो प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्रीज़ के, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ये हमें जितना चाहिए था उतना उसमें प्रोग्रेस नहीं मिला। सेकेंड जो है वो ये हो गया कि भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिला ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। तो क्या हो गया कि भाई जो हमारा डेवलपिंग कंट्री का मेन क्या रहता है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा बेनिफिट मिला। अब देखते हैं कि भाई जो लार्ज स्केल डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो उसे उतना बेनिफिट जितना मिलना चाहिए था, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो कंपटीशन में आ तो गई, पर जो डेवलप कंट्रीज़ है उसके सामने डेवलपिंग कंट्रीज़ उतना नहीं स्टैंड कर पाए, इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को उतना बेनिफिट नहीं मिला। तो ये तीन डिसएडवांटेज हो गए कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो है वो दूर नहीं हो पाए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को जितना चाहिए उतना बेनिफिट नहीं मिला और लार्ज स्केल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला, और जबकि जो डिपेंडेंट रहती है डेवलपिंग कंट्रीज एग्रीकल्चर पर उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिला और उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये बात थी ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अब ग्लोबल ट्रेड स्टार्ट तो कर दिया, पर उसमें कुछ डिस्प्यूट्स आने लगे थे कि भाई ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, उसकी कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। तो 1995 में यूनाइटेड नेशंस के जितने नेशंस थे उन सब ने मिलकर एस्टैब्लिश किया WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो ये WTO जो है वो क्यों बनाया गया कि वर्ल्ड ट्रेड जो है वो इजीली हो सके, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं ग्लोबल ट्रेडिंग में उसे दूर करना।
फिर सेकेंड है कि भाई जो प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ बनाई गई है कुछ नेशंस द्वारा, कि अब उन्होंने ऐसा बोला कि भाई हमारे नेशन में इसी तरह से ट्रेड होगा, हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करेंगे तो इतने परसेंटेज उन पर टैक्स होगा। ऐसी सारी जो प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ बनाई जाती है अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वैसी पॉलिसीज़ रिमूव कर दी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, ताकि जो ट्रेड है वो ईजीली सबके साथ हो सके। फिर कोऑर्डिनेट किया उन्होंने ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी को इकोनॉमिक पॉलिसी से, यानी कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई सारी नेशंस की, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अच्छी तरह से हो सके। फिर लास्ट पॉइंट ये था उनका ऑब्जेक्टिव कि जो ट्रेड के डिस्प्यूट्स होते हैं वो सॉल्व किए जाए। तो मेन ये ऑब्जेक्टिव था कि भाई ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, उसके साथ साथ बाकी की बेनिफिट्स भी मिले, इसीलिए WTO का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो वो किस तरह से फंक्शन करती है, तो जो ऑब्जेक्टिव थे उसी तरह से वो फंक्शन करेगी। तो पहला ये है कि उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए कि जिस हिसाब से जो ट्रेड पॉलिसीज़ है वो होनी चाहिए। अगर वैसे नहीं होता, वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता इंडस्ट्रीज़ द्वारा, तो उन्हें सजेशंस दिया जाता है कि भाई आप इस तरह से चेंजेस कीजिए ताकि ट्रेड जो है वो इजीली हो सके। फिर सेकंड फंक्शन ये है कि भाई जो डिबेट्स होती है सॉरी नेशंस के बीच में ट्रेड के रिलेटेड जो डिबेट होगी या उसे दूर करना, यानी उन्हें समझा बुझा कर दूर करना, या फिर कुछ चीज़ें जो है उसे नेगोशिएट करवाना, ऐसी सारी चीज़ों के थ्रू वो फंक्शन करती है और डिस्प्यूट सॉल्व करती है और ट्रेड जो है वो आगे बढ़ता जाता है। फिर है इनकरेज करना अनबायस्ड ट्रेड को। अनबायस्ड ट्रेड यानी कि जो ग्लोब के लिए ट्रेडिंग सही है, वैसे जस्टिस है, फेयर है, वैसे सारे ट्रेड जो है वो स्टार्ट करना, तो ये एक फंक्शन है। और फोर्थ वन ये है कि भाई कुछ नेशंस ऐसे होते हैं कि आपने भले ही जो भी स्ट्रक्चर बनाया हम वैसा फॉलो नहीं करेंगे, हम तो हमारे नेशन की ही पॉलिसी जो है वो फॉलो करेंगे। तो WTO क्या करेगा कि भाई उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें एक बार चेक करेगा, और अगर उन्हें लगे कि भाई इसमें कुछ चेंज करने जैसा है तो उन्हें सजेस्ट किया जाएगा कि भाई आपकी पॉलिसी में ऐसे सजेशंस लाइए जिसकी वजह से जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो थोड़े चेंज कर दीजिए और थोड़े लिबरल हो जाए ताकि ट्रेड जो है वो इजी हो सके। तो ये थे फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। अब एज ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हुआ, तो देखते हैं हम। इंडियन इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है उसमें पहले कितने परसेंटेज देती थी कंट्रीब्यूशन, 5%। बट एज ए मेंबर ऑफ WTO जब हम ज्वाइन हुए उसके बाद जो वर्ल्ड ट्रेड है उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% से इंक्रीज होने लगा। फिर सेकंड आप लिखोगे एज ए मेंबर ऑफ WTO जो एक्सपोर्ट है रेडीमेड क्लोथ्स का वो भी इंक्रीज हो गया। सारी चीज़ें इंक्रीज होती जा रही है WTO के मेंबर बनने के बाद। तो पहला तो हो गया रेडीमेड क्लोथ्स वाला, फिर उसके बाद हमारी मेन जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, एग्रो प्रोडक्ट्स। तो एग्रो प्रोडक्ट्स जो है उसका भी एक्सपोर्ट इंक्रीज होने लगा। तो अब आप देख सकते हो कि भाई हमारा एक्सपोर्ट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो भी इंक्रीज होते जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज होने लगा। तो एज अ मेंबर हमारे इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हुए, तो ये 4 इम्पैक्ट हुए कि भाई हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो इंक्रीज हुआ, रेडीमेड क्लोथ्स का जो एक्सपोर्ट था वो इंक्रीज हुआ, साथ ही साथ एग्रो प्रोडक्ट्स जो है वो भी एक्सपोर्ट में उसका भी इंक्रीज हुआ, और ये सारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होने की वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी इंक्रीज हुआ। तो ये बेनिफिट्स हुए। अब एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें क्या होता है कि भाई जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड्स तो फुलफ़िल हो जाए, पर साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स फुलफ़िल होने के लिए हम वो रिसोर्सेज जो यूज़ करें उसे बचा कर रखें। तो ये कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और जो बहुत ही ज़रूरी है अभी के टाइम में। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, जबकि हमारे जो यूज़ है वो कैसे है, अनलिमिटेड। अगर हम उसका यूज़ ऐसे वैसे करते रहे, उसे वेस्ट करते रहे, तो फिर हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो ये सारे रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर पाएगी। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो कौन सी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो पहला तो ये है कि जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका यूज़ हमें समझकर करना चाहिए। फिर सेकंड है इको फ्रेंडली डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट तो ज़रूरी है सबके लिए, बट कैसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली, यानी कि डेवलपमेंट भी हो और हमारे नेचर को कोई हार्म ना पहुंचे, तो इस तरह का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है।
फिर सेकेंड थर्ड वन है कि भाई हमें ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए मल्टीपर्पज़ वे में, कि जैसे कि हमने जो डैम कंस्ट्रक्ट किया तो उसका वाटर जो है वो हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए कर सकते हैं, वाटर वे के लिए भी वहाँ से जो पानी जाता है उसका यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, और उसका जो यूज़ है वो इस तरह से मल्टीपर्पज़ होना चाहिए, तो वैसे यूज़ करने चाहिए ताकि हम उसका मतलब प्रॉपर बेनिफिट उठा सके। तो ये एक हो गया स्ट्रेटजी। उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, तो उसका यूज़ करना चाहिए, तभी जाकर हम हमारे जो रिसोर्सेज है उसे बचा पाएंगे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। और हमें जो गवर्नमेंट है उन्हें भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि लोगों को उन्हें अवेयर करना चाहिए कि भाई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो हार्मफुल है ऐसी इंडस्ट्रीज़ पे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाने चाहिए। एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स में भी देना चाहिए, ताकि जो टीचर्स है वो अपने स्टूडेंट्स को भी समझा सके और स्टूडेंट्स जो है वो अपने पेरेंट्स को भी समझा सके, और इसी तरह से जो चीज़ें हैं उसे सेव किया जा सके। तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो हम एंड करते हैं, जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।